स्टूडेंट देखिए, हमने कल आपको बताया था कि रबर के बारे में बताया था कि रबर कितने प्रकार की होती है और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। अपना जो टॉपिक था कल का वो था रबर। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं आपको रबर के बारे में। रबर के बारे में कल आपको बताया था कि रबर दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक रबर होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक रबर, एक होती है प्राकृतिक रबर और दूसरी होती है आपकी कृत्रिम रबर। कृत्रिम रबर जिसे हम संश्लेषित रबर भी कहते हैं, संश्लेषित रबर भी कहते हैं, जिसे हम संश्लेषित रबर कहते हैं, संश्लेषित रबर भी कहते हैं। अब देखिए कल मैंने बताया था कि प्राकृतिक रबर जो होती है वह किस प्रकार प्राप्त होती है, इसको प्राप्त करने की जो टेक्निक है वो क्या होती है। अपन ने कल बताया था कि रबर का ब्रश होता है, उसमें से उसमें कट लगाया जाता है, इसके माध्यम से लेटेक्स प्राप्त होता है और उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में जल मिलाते हैं, उसके बाद उसमें 1% एसिटिक अम्ल मिलाते हैं और उसके बाद उसमें सल्फर मिलाते हैं, जिससे रबर का वल्कनीकरण हो जाता है। इतना कुछ हमने आपको कल बता दिया था, प्राकृतिक रबर के बारे में हमने आपको कल बता दिया था। और प्राकृतिक रबर का जो उपयोग होता है वह किसमें होता है, जूते हैं, बरसाती कोट है, गोल्फ की जो गेंद होती है उसको बनाने में किया जाता है। बताइए आगे देखिए, आज अपन बात करते हैं रबर के वल्कनीकरण के बारे में। अगला टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है रबर का वल्कनीकरण। वल्कनीकरण, रबर का वल्कनीकरण जिसे कहते हैं वल्कनीकृत रबर। वल्कनीकृत रबर, रबर का वल्कनीकरण जिसे हम कह रहे हैं वल्कनीकृत रबर। रबर का वल्कनीकरण देखिए, थोड़ा वो कल बताया था मैंने। प्राकृतिक रबर जो होती है, प्राकृतिक रबर के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए रबर का वल्कनीकरण किया जाता है। यानी प्राकृतिक रबर जो होती है वह लचीली होती है, उसकी प्रत्यास्थता कम होती है। उसे उपयोग में लाने के लिए या उसे उपयोगी बनाने के लिए रबर का वल्कनीकरण किया जाता है। यानी कि प्राकृतिक रबर जो होती है उसकी क्रिया सल्फर के साथ कराई जाती है। जब प्राकृतिक रबर की क्रिया सल्फर के साथ कराई जाती है तो रबर कठोर हो जाती है और उसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। रबर का वल्कनीकरण जो किया था वो किया था वैज्ञानिक चार्ल्स गुडियर ने 1839 में किया था। यूएसए के वैज्ञानिक थे ये। उसके बाद वैज्ञानिक थॉमस हैंकॉक 1843 में इन्होंने इसका पेटेंट प्राप्त किया। दोबारा सुनिए, रबर का वल्कनीकरण, प्राकृतिक रबर जो होती है, प्राकृतिक रबर के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए, प्राकृतिक रबर के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए, प्राकृतिक रबर के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए रबर का वल्कनीकरण किया जाता है। रबर का वल्कनीकरण किया जाता है। वो प्राकृतिक रबर जो होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है उनको सुधारने के लिए रबर का वल्कनीकरण किया जाता है। उसके बाद रबर का जो वल्कनीकरण किया था, रबर का वल्कनीकरण, रबर का वल्कनीकरण एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स गुडियर। चार्ल्स गुडियर यूएसए के थे। रबर का वल्कनीकरण चार्ल्स गुडियर ने 1839 में किया। ये यूएसए के वैज्ञानिक थे। रबर का वल्कनीकरण जो है वह चार्ल्स गुडियर ने 1839 में किया तथा रबर का वल्कनीकरण होने के पश्चात वैज्ञानिक थॉमस हैंकॉक ने 1843 में
पेटेंट प्राप्त किया। दोबारा सुनिए वैज्ञानिक थॉमस हैंकॉक ने 1843 में रबर का वल्कनीकरण जो था उसका पेटेंट प्राप्त किया, जबकि रबर का वल्कनीकरण किया था चार्ल्स गुडियर ने। अब रबर का वल्कनीकरण होता कैसे सुन लीजिए। जो प्राकृतिक रबर होती है, प्राकृतिक रबर की क्रिया सल्फर के साथ कराने पर, प्राकृतिक रबर की क्रिया सल्फर के साथ कराने पर सल्फर जो होता है वह उसमें तर्रेर बंध के रूप में जुड़ जाता है, यानी डबल बॉन्ड टूटने के पश्चात सल्फर जो होता है वह क्रॉस लिंकेड जो बॉन्ड होते हैं, यानी क्रॉस बंधित जो बंध होते हैं जिन्हें तर्रेर बंध भी कहते हैं, उनके रूप में यह जुड़ जाता है, जिसके माध्यम से हमें जो रबर प्राप्त होती है वे कौन सी रबर कहलाती है? वल्कनीकृत रबर कहलाती है। दोबारा सुनिए प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर की क्रिया, प्राकृतिक रबर की क्रिया सल्फर, सल्फर के साथ, प्राकृतिक रबर की क्रिया सल्फर के साथ कराने पर प्राकृतिक रबर में, प्राकृतिक रबर में उपस्थित, प्राकृतिक रबर में उपस्थित द्विबंध के स्थान पर तर्रेर बंध आ जाते हैं, जिनसे 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 सल्फर तर्रेर बंध के रूप में, तर्रेर बंध के रूप में जुड़ जाता है। दोबारा सुनिए प्राकृतिक रबर की क्रिया सल्फर के साथ कराई जाती है, जिससे प्राकृतिक रबर में उपस्थित द्विबंध के स्थान पर तर्रेर बंध आ जाते हैं, जिनसे सल्फर तर्रेर बंध के रूप में जुड़ जाता है और वल्कनीकृत रबर प्राप्त हो जाती है। यह क्रिया कैसे होती है देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। यह क्रिया कैसे होती है सुनिए। यह क्रिया कैसे होती है एक बार सुन लीजिए आप। प्राकृतिक रबर कैसे प्राप्त होती है मैंने आपको कल बता दिया था। जब आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन किया जाता है, आइसोप्रीन का रासायनिक नाम होता है, आईयूपीएच नाम होता है 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडीन। आइसोप्रीन कल बताया था मैंने आपको, आइसोप्रीन का जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं तो अपने को प्राप्त होती है पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीआइसोप्रीन। यानी कि इसकी रिएक्शन कैसे होती है देखिए, आइसोप्रीन होती है CH2 डबल बॉन्ड CCH3, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये आइसोप्रीन है, क्या है ये? आइसोप्रीन। इसकी एन टाइप में काम में ले रहा हूं यहां पे। इसका करते हैं पॉलीमराइजेशन, इसका क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन। जब इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ये बॉन्ड टूटते हैं, ये हाफ बॉन्ड टूट के यहां पे लग जाता है, हाफ बॉन्ड टूट के यहां पे लग जाता है, हाफ और हाफ मिलके पूरा एक बॉन्ड हो जाता है जो कि यहां पे लग जाता है बीच में। देखिए वहां पे क्या प्राप्त हो रहा है? हाफ CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड रह गया, ये वाला सिंगल बॉन्ड के बाद CCH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर नीचे एक बॉन्ड हो जाएगा पूरा हाफ और हाफ मिलके पूरा यहां पे एडजस्ट हो जाएगा, फिर CH सिंगल बॉन्ड बचा यहां पे, CH2 और हाफ बॉन्ड यहां पे लगा देंगे हम N। ये जो रबर है ये प्राकृतिक रबर है, जिसे कहते हैं पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन कौन सी रबर है ये? प्राकृतिक रबर। ये है आपकी प्राकृतिक रबर। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्राकृतिक रबर जो होती है वह ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित करती
देखिए, यानी प्राकृतिक रबर के दो रूप होते हैं, एक होता है समपक्ष, एक होता है विपक्ष। यानी कि इसका जो समपक्ष रूप कहलाता है वह प्राकृतिक रबर कहलाता है, विपक्ष रूप जो होता है वह गट्टा पार्चा या फिर बलाटा कहलाता है। अब देखिए आप, प्राकृतिक रबर जो है ये, इस प्राकृतिक रबर की क्रिया कराई जाती है सल्फर के साथ। इसकी क्रिया कराते हैं इसके साथ, सल्फर के साथ। जब इसकी क्रिया सल्फर के साथ कराते हैं तो सल्फर जो होता है यहाँ ये डबल बॉन्ड टूट जाते हैं और सल्फर त्रियक बंध के रूप में यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। सल्फर के जो परमाणु होते हैं यहाँ पे त्रियक बंध के रूप में जुड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अपने को एक बल कणीकृत रबर प्राप्त हो जाती है। एक बल कणीकृत रबर प्राप्त हो जाती है। रिएक्शन देखिए किस प्रकार से होती है। रिएक्शन देखिए भाई, प्राकृतिक रबर हमारी ये थी CH2 सिंगल बॉन्ड CCH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हाफ यहाँ लगा दिया था अपन ने। ठीक है भाई, ये है आपकी पॉलीआइसोप्रीन। क्या है? पॉलीआइसोप्रीन। अब पॉलीआइसोप्रीन है ये, जिसे हम प्राकृतिक रबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राकृतिक रबर भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन कराते हैं सल्फर के साथ। किसके साथ? सल्फर के साथ इसे गर्म करते हैं। सल्फर के साथ इसे गर्म करते हैं। सल्फर के परमाणु ले लिए मैंने कितने? दो सल्फर के परमाणु ले लिए मैंने यहाँ पे। अब देखिए जब इसको इसके साथ गर्म करते हैं तो सल्फर जो होता है यहाँ पे त्रियक बंध के रूप में जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है देखिए, यहाँ पे ये हो गया CH2। देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3 को ऊपर लिख रहा हूं मैं, नीचे ना लिख करके। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया ये, फिर CH आ गया, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद ये हाफ बॉन्ड आ गया यहाँ पे। अब देखिए जब इसके साथ इसको गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सल्फर। यहाँ पे भी क्या आ गया? सल्फर। ठीक है भाई, फिर आ गया CCH3, इसकी दूसरी का बोल रहा हूं। फिर यहाँ पे CH2 हाफ बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर CH सिंगल बॉन्ड CH2 हाफ। ये जो अपने को प्राप्त हुआ है यहाँ पे लगा देंगे अपन क्या? N। क्या लगा देंगे? N। ये जो अपने को प्राप्त हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, इसे कहते हैं हम कौन सी रबर? बल कणीकृत रबर। ये कहलाती है बल कणीकृत रबर, जिसे रबर का बल कणीकरण भी कहते हैं। बल के नाइज रबर होती है ये। दोबारा सुन लीजिए, प्राकृतिक रबर जो होती है उसको सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, उच्च तापमान पे गर्म किया जाता है, जिसके माध्यम से सल्फर के परमाणु उसमें जुड़ जाते हैं। यानी डबल बॉन्ड टूटता है, ये टूट गया। देखिए यहाँ पे सल्फर जुड़ गए, सल्फर के दो परमाणु जुड़ गए त्रियक बंध के रूप में। ये त्रियक बंध होते हैं वाले, और अपने को रबर प्राप्त हो जाती है, जिसे कहते हैं बल कणीकृत रबर। मोस्ट है, कई बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत, आगे भी पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिए जाना। ऐसी रबर जो होती है बल कणीकृत रबर, ये अधिक कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर। और इसकी प्रत्यास्थता होती है, प्रत्यास्थता जो होती है वह कैसी होती है? अधिक होती है। इसकी प्रत्यास्थता कैसी होती है? अधिक होती है। दोबारा सुनिए, ये जो रबर होती है कठोर होती है, इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। लेकिन प्राकृतिक रबर जो होती है वो कैसी होती है? लचीली होती है, इसकी प्रत्यास्थता अधिक नहीं होती है। इसलिए रबर का बल कणीकरण किया जाता है। रबर प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, जिसे कहते हैं बल कणीकृत रबर, जो कि कठोर तथा अधिक प्रत्यास्थ होती है। ये आपका कहता है रबर का बल कणीकरण। नेक्स्ट देखिए, ये पूरा टॉपिक समाप्त हो चुका है प्राकृतिक रबर के बारे में। प्राकृतिक रबर को कैसे प्राप्त किया जाता है ये मैंने आपको कल बता दिया था, पूरा डायग्राम बना के बताया था। उसके बाद रबर का बल कणीकरण कैसे किया जाता है आज मैंने बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है संश्लेषित रबर। अगला जो टॉपिक है संश्लेषित रबर। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर,
संश्लेषित रबर, जिसे हम कृत्रिम रबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम रबर। इसे कहते हैं सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर या इसको कहते हैं आर्टिफिशियल रबर। अब देखिए संश्लेषित रबर या कृत्रिम रबर, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। देखिए थोड़ा बहुत पहले बता दिया है संश्लेषित रबर या कृत्रिम रबर क्या होते हैं। संश्लेषित रबर या कृत्रिम रबर, कृत्रिम का आप जानते हैं किससे होता है? कृत्रिम का होता है मानव निर्मित से होता है। मानव निर्मित से होता है। यह रबर जो होती है मानव निर्मित रबर होती है, मनुष्य के द्वारा निर्मित की जाती है। ह्यूमन मेड रबर होती है जो कि मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है। यह मानव निर्मित रबर होती है। यह मानव निर्मित रबर होती है। मानव निर्मित रबर होती है और इसमें प्राकृतिक रबर के समान ही प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसमें प्राकृतिक रबर के समान प्रॉपर्टीज होती है। इसमें प्राकृतिक रबर के समान ही प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं। और इसमें कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वह डबल बॉन्ड होता है। इसमें भी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? द्विबंध होता है। क्या होता है? द्विबंध होता है। देखिए अधिकतर जो संश्लेषित रबर होते हैं वह ब्यूटाडाइन के उत्पन्न होते हैं। एक पॉइंट और, अधिकतर संश्लेषित रबर पॉलीब्यूटाडाइन का मतलब ब्यूटाडाइन होता है 1,3-ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन के व्युत्पन्न होते हैं। अधिकांश जो संश्लेषित रबर या कृत्रिम रबर जो होती हैं वह ब्यूटाडाइन या इसके व्युत्पन्न होते हैं। ब्यूटाडाइन कौन सा? 1,3-ब्यूटाडाइन। अधिकांश जो संश्लेषित रबर होती हैं वह 1,3-ब्यूटाडाइन के क्या होती हैं? व्युत्पन्न होती हैं। या आगे देखिए, दोबारा सुनिए। संश्लेषित रबर अपना टॉपिक है संश्लेषित रबर। यह मानव निर्मित रबर होती है जो ह्यूमन मेड होती है, मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है। यानी फैक्ट्री जो होती है, कल कारखाने जो होते हैं या फिर प्रयोगशाला जो होती है उनमें बनाई जाती है। उसके बाद इसमें प्राकृतिक रबर के समान प्रॉपर्टी होती है। यानी प्राकृतिक रबर के समान जब उसमें प्रॉपर्टी होती है तो इसका भी हम बलकनीकरण कर सकते हैं। यानी संश्लेषित रबर का भी बलकनीकरण किया जा सकता है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, यानी द्विबंध होता है। अधिकतर संश्लेषित रबर जो होती हैं वे ब्यूटाडाइन के व्युत्पन्न होती हैं। यानी ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन होता है, उसके व्युत्पन्न होते हैं, इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे रबर होती कौन-कौन सी हैं। एग्जांपल देखिए कौन-कौन से होते हैं, इसके उदाहरण देखिए आप। इसके एग्जांपल देखिए आप। एग्जांपल पहला है, इसका पहला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया पहले, ब्यूना एस होता है, जिसे हम एसबीआर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसबीआर। इसे हम एसबीआर भी कहते हैं। अब देखिए ब्यूना एस या एसबीआर जो होता है इसमें एक तरह की इकाई कौन-कौन सी होती है? पहली बात तो इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया रखा है। एस का मतलब स्टाइरिन से होता है, बी का मतलब होता है ब्यूटाडाइन से, ब्यूटाडाइन से होता है, और आर का मतलब होता है रबर से होता है। तो स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर 1,3-ब्यूटाडाइन जो होता है 1,3-ब्यूटाडाइन से होता है इसका मतलब, और आर का मतलब रबर। ऐसे ही यहां ब्यू का मतलब हो गया ब्यूटाडाइन, ब्यूना होता है, ठीक है।
ब्यू का मतलब हो गया ब्यूटाडाइन, एन ए का मतलब सोडियम से होता है और एस का मतलब होता है स्टाइरिन से। यानी स्टाइरिन और ब्यूटाडाइन इसमें दो एकल इकाइयां होती हैं, सोडियम की उपस्थिति में एक क्रिया संपन्न होती है। अब देखिए रिएक्शन कैसे संपन्न होती है। स्टाइरिन जो होता है वो इस प्रकार से होती है संरचना, बेंजीन वाले के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है भाई। प्लस आगे देखिए ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन की संरचना होती है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका ब्यूटाडाइन। ये हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन और ये है आपका स्टाइरिन। इसके एन का क्या मिली, इसके एन का क्या मिली। इसको अपन गरम करते हैं किसके साथ, सोडियम की उपस्थिति में इसको गरम किया जाता है। अब देखिए जब इसको गरम करते हैं तो इसका ये बॉन्ड टूटता है, हाफ बॉन्ड यहाँ हाफ बॉन्ड यहाँ, ये पाई बॉन्ड टूटेगा एक, हाफ बॉन्ड यहाँ और ये पाई बॉन्ड टूटेगा, हाफ बॉन्ड यहाँ। इसका हाफ यहाँ पे लग गया, इसका हाफ बॉन्ड यहाँ पे लग गया, ये हाफ और ये हाफ पूरा मिलके हो जाता है यहाँ। देखिए कैसे क्या प्राप्त हुआ, ये यहाँ पे हाफ लग गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हाफ लग गया, हाफ यहाँ पे लग गया, हाफ और हाफ बॉन्ड मिलके पूरा एक बॉन्ड हो गया। इस प्रकार से CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड लग गया CH2, ये हो गया हाफ और इसमें लग रही है बेंजीन, ये संरचना है बनी हुई है। यहाँ पे लग गया हाफ बॉन्ड, यहाँ पे लगा दिया अपन ने क्या, एन लगा दिया। अब देखिए दोबारा ये स्टाइरिन है, ये 1,3 ब्यूटाडाइन, इसको अपन ने गरम किया सोडियम की उपस्थिति में, इसको ये हाफ बॉन्ड यहाँ पे लग गया, हाफ बॉन्ड यहाँ पे लग गया, ये हाफ और ये हाफ मिलके पूरा एक हो गया, यहाँ से एडजस्ट हो गया, ये हो गया। देखिए अब देखिए ये हाफ यहाँ पे लग गया, इसका हाफ यहाँ पे लग गया, ये इकाई इसको उठाकर मैं उधर ले जा रहा हूँ, इसका हाफ यहाँ पे और ये हाफ यहाँ पे पूरा मिलके एक बॉन्ड हो जाता है, ये हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद ये बेंजीन की संरचना बना दी, सिंगल बॉन्ड रह गया आगे CH2 और ये हाफ, ये प्राप्त हो गया अपने को क्या, ब्यूना S, ये ब्यूना S प्राप्त हो गया, इसे कहते हैं SBr, क्या कहते हैं SBr, इसको बोला जाता है SBr। ये इस प्रकार से अपन को एक ब्यूना S से SBr रबर प्राप्त होती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, पहले इसको भी लिख सकते हो यहाँ पर, इसको बाद में लिख लो या फिर इसको बाद में लिख लो, कैसे भी आप करके आ सकते हो एग्जाम टाइम में, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में, इसके उपयोग क्या है। देखिए इसका पहला जो उपयोग है वो है इस प्रकार से, इसका पहला उपयोग है, उपयोग देखिए इसके उपयोग क्या है, इसके SBr के उपयोग। इसका पहला उपयोग है टायर उद्योग में होता है, यानी टायर बनाए जाते हैं, टायर उद्योग में, टायर उद्योग में टायर बनाने में क्या होता है, टायर बनाने में क्या होता है, जो भी वाहन होते हैं, जो भी फोर व्हीलर्स होते हैं या टू व्हीलर्स होते हैं, उनके टायर बनाए जाते हैं इससे, SBr से। दूसरा इसका उपयोग है जूते होते हैं, जूते बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, जूते भी इसी से ही बनाए जाते हैं। इस प्रकार इसके दो ही उपयोग हैं। नेक्स्ट देखिए अगला एग्जांपल है इसका, इसका दूसरा एग्जांपल है संश्लेषित रबर का दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। पहला एग्जांपल बता दिया मैंने आपको, ब्यूना S SBr। दूसरा एग्जांपल है ब्यूना N, जिसे अपन बोलते हैं क्या, NBr, क्या बोलते हैं, NBr। अब ब्यूना N या NBr, N का मतलब होता है एक्रिलोनाइट्राइल से, एक्रिलोनाइट्राइल से होता है,
का मतलब होता है ब्यूटाडाइन से, ब्यूटाडाइन, और आर का मतलब किससे होता है? रबर से होता है। यहाँ पे भी देखिए ब्यू का मतलब किससे हो गया? ब्यूटाडाइन से। एन का मतलब नाइट्राइल, नाइट्राइल कौन सी नाइट्राइल? एक्रिलोनाइट्राइल। और Na का मतलब किससे हो गया? सोडियम से। सोडियम की उपस्थिति में क्रिया होती है। अब देखिए ये किस प्रकार से प्राप्त होती है? देखिए एक्रिलोनाइट्राइल की संरचना कैसे होती है, जिसे हम वायलेस एनाइड कहते हैं। पहले बता दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, इसके N का काम में ले रहा हूं मैं। ये है आपका एक्रिलोनाइट्राइल। क्या है? एक्रिलोनाइट्राइल, जिसे हम वायलेस एनाइड भी कहते हैं। उसके बाद है ब्यूटाडाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी भी N का ही काम में ले रहा हूं यहां पे। ये है 1,3-ब्यूटाडाइन। देन रिएक्शन, इसको अपन गर्म करते हैं सोडियम की उपस्थिति में। देखिए प्रोसेस कैसे होता है, वो दोबारा से पाई बॉन्ड टूटते हैं। ये पाई बॉन्ड टूटा, हाफ यहाँ पे लग गया, ये पाई बॉन्ड टूटा, हाफ यहाँ पे लग गया, ये हाफ बॉन्ड और ये हाफ बॉन्ड पूरा मिलके एक हो जाता है, जो कि बीच में एडजस्ट हो जाता है। इस प्रकार से देखिए ये भी पाई बॉन्ड टूटता है, ये वाला। जब ये पाई बॉन्ड टूटता है, दोबारा देखिए ये पाई बॉन्ड टूटता है, हाफ यहाँ पे और हाफ यहाँ पर। प्राप्त कैसे होता है? देखिए हाफ CH2, हाफ यहाँ पे लग गया CH2, हाफ ऊपर एक सिंगल बॉन्ड हो गया, ये हाफ और बचा भी देखना CH सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 हाफ। अब इधर देखिए ये हाफ टूट के यहाँ पे लग गया, ये हाफ और ये हाफ पूरा मिलके हो गया, बीच में एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप, ये हाफ टूट के यहाँ पे लग गया, इसको मैं उठा के वहां ले जाऊं, ये भी हाफ में पूरा हो जाएगा, एक बॉन्ड CH2 हो जाएगा, CH2। देखिए इधर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, और ये हाफ यहाँ पे लग जाएगा क्या? N। ये आपका प्राप्त हो गया क्या? ब्यूना N। ये प्राप्त हो गया आपका ब्यूना N, जिसे हम कहते हैं NBr। क्या कहते हैं इसको? NBr कहा जाता है। दोबारा सुनिए, अपना दूसरा एग्जांपल है संश्लेषित या कृत्रिम रबर का ब्यूना N या NBr। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्रिलोनाइट्राइल। उसके बाद B का मतलब ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन है, और R का मतलब क्या है? रबर। ये आपका एक्रिलोनाइट्राइल है, ये 1,3-ब्यूटाडाइन है। एक्रिलोनाइट्राइल और 1,3-ब्यूटाडाइन दोनों को अपन सोडियम की उपस्थिति में इसको हम गर्म कर रहे हैं, कुछ तापमान पे गर्म करते हैं। ये पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक होते हैं, ब्रेक होने के पश्चात अपने को ब्यूना NBr प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। देखिए इसका उपयोग कौन कौन से हैं? इसके उपयोग कौन कौन से हैं? ब्यूना N के उपयोग, ब्यूना N के उपयोग, जिसे हम NBr भी कहते हैं। इसका पहला उपयोग है, इसका उपयोग ईंधन संग्रहित करने वाले जो टैंक होते हैं, जिनमें ईंधन भरा हुआ होता है, पेट्रोल है, डीजल है, ईंधन संग्रहित करने वाले जो टैंक होते हैं, या फिर गैस्केट जो होती है, या फिर ऑयल सील जो होती है, या फिर केबल जो होती है, उनके निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग है ईंधन संग्रहित करने वाले, ईंधन संग्रहित करने वाले टैंकों में किया जाता है। दूसरा है इसका गैस्केट, गैस्केट जो होते हैं उनको बनाने के लिए जाता है। तीसरा है ऑयल सील, ऑयल सील जो होते हैं उनको बनाने के लिए जाता है। और चौथा है इसका केबल जो होती है,
तार जो होते हैं केवल आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पहला उपयोग है इसका ईंधन। ईंधन का मतलब पेट्रोल होता है और डीजल होता है जो फ्यूल होता है। ईंधन संग्रहित जिनमें ईंधन इकट्ठा रहता है। ईंधन संग्रहित करने वाले जो टैंक होते हैं, टैंक के भीतर रबड़ का स्थल लगा होता है। टैंक के अंदर एक रबड़ का स्थल लगा होता है जो कि ब्यूना से निर्मित होता है। गैसकेट बनाने में लिया जाता है। ऑयल सील बनाने में लिया जाता है। केबल तार आदि को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें नोट। देखिए ये जो रबर होती है, ये जो रबर होती है इसमें नोट है कुछ। एनपीआर जो होती है यह ओजोन अवक्षय होती है और यह ओजोन अवक्षय होती है। यह ओजोन अवक्षय होती है। यह ओजोन अवक्षय होती है तथा तेलों के प्रति यह उच्च प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करती है। यह तेलों के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करती है। उच्च प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करती है। पहला इसमें इसकी विशेषता है, इसमें नोट दे रखी है। यह रबर जो होती है ब्यूनाइन जो होती है वह ओजोन अवक्षय होती है और तेलों के प्रति उच्च प्रतिरोधक जो होती है वह क्षमता क्या होती है प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट इसमें दूसरा जो नोट है वह इस प्रकार से है। इसमें इसका घर्षण जो होता है वह कम होता है। इसका घर्षण भी कम होता है। इसका घर्षण जो होता है वह कम होता है तथा इसमें तीसरा पॉइंट है यह लौ प्रतिरोधक होती है। लौ प्रतिरोधक होती है हमेशा। यह लौ प्रतिरोधक होती है। दोबारा सुनिए, ब्यूनाइन यह ओजोन अवक्षय होती है। यह ओजोन अवक्षय होती है और तेलों के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करती है। दूसरा है ये इसका घर्षण जो होता है वह कम होता है तथा यह लौ प्रतिरोधक होती है। यानी इसमें जल्दी से ज्वाला या फिर कोई लौ जिसे फ्लेम कहते हैं वो नहीं लग पाती है। इसके प्रति ये प्रतिरोधक का कार्य करती है। ये इसके उपयोग हो गए। ये इसके क्या हो गए नोट हो गए। ये हो गया आपका ब्यूनाइन। क्या हो गया ब्यूनाइन। ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट तीसरे एग्जांपल के बारे में बात करता हूं मैं। देखिए भाई तीसरा एग्जांपल है एक रबर होती है। एबीएस रबर कहते हैं इसको। एबीएस रबर कहते हैं इसको। अब एबीएस में ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ए का मतलब होता है एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल ए का मतलब क्या होता है एक्रिलोनाइट्राइल। और बी का मतलब होता है ब्यूटाडाइन। बी का मतलब क्या होता है ब्यूटाडाइन और एस का मतलब क्या होता है स्टाइरीन। दोबारा सुनिए, ए का मतलब हो गया एक्रिलोनाइट्राइल, बी का मतलब हो गया ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन और एस का मतलब हो गया स्टाइरीन रबर। तो देखिए एक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है, अब इसकी संरचना कैसे होती है मैंने आपको बता दिया है। ब्यूटाडाइन की संरचना कैसे होती है 1,3-ब्यूटाडाइन की और एस स्टाइरीन की संरचना कैसे होती है मैंने आपको यह बता दिया है। इसकी क्रिया को करके देखते हैं। देखिए इसमें रिएक्शन कैसे होती है। एक्रिलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। इसके एल्डिहाइड का मतलब ये एक्रिलोनाइट्राइल है। एक्रिलोनाइट्राइल है। ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2
ये है आपका 1,3-ब्यूटाडाइईन। इसकी भी एंजाइम में आपके काम में ले रहा हूं। नेक्स्ट है स्टाइरिन। स्टाइरिन की संरचना होती है बेंजीन वलय के ऊपर CH डबल बॉन्ड Cl2। इसकी भी एंजाइम काम में ली जा रही है यहाँ पे। देन रिएक्शन कैसे होती है देखिए, ये हो गया एक्टिनोनाइट्राइल, ये हो गया ब्यूटाडाइन और ये हो गया स्टाइरिन। ये है स्टाइरिन। देखिए जब इसको अपन गर्म करते हैं उच्च तापमान पर तो ये पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड भी क्या होगा ब्रेक होगा और ये पाई बॉन्ड भी क्या होता है भाई ब्रेक होता है। प्राप्त होता है ये हाफ बॉन्ड यहां पे लग गया, हाफ CH2 सिंगल बॉन्ड बचा CH नीचे CN, ये हाफ यहां पे लग गया, इसका भी हाफ यहां पे लग गया, पूरा हो गया बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 हाफ बॉन्ड यहां पे लग गया, इसका हाफ यहां पे पूरा हो जाएगा, फिर CH नीचे बेंजीन बने इस प्रकार से, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और हाफ यहां पे लगा देंगे अपन क्या N। अब देखिए इस प्रकार से ये जो उत्पाद प्राप्त हुआ है यह है एक रबर है जिसका नाम है ABS रबर। यही एक रबर है जिसका नाम क्या है ABS रबर। ABS रबर है। इस प्रकार हमें एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर प्राप्त हो जाती है। इसमें एक बात तो बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि ABS रबर जो होती है उसमें एक्रिलोनाइट्राइल या फिर ब्यूटाडाइन या स्टाइरिन तीन जो इसमें एक लगाए हैं इनका अनुपात कितना होता है। इसमें एक्रिलोनाइट्राइल होता है 30%, 1,3-ब्यूटाडाइन होता है 20% और स्टाइरिन की मात्रा होती है 50%। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, पूछा भी जाता है कई बार बोर्ड परीक्षा में कि ABS रबर में प्रयुक्त होने वाली एकल इकाई कौन कौन सी है, एक्रिलोनाइट्राइल, 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन में इनकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। इसकी मात्रा होती है 30%, इसकी होती है 20% और इसकी कितनी होती है 50%। ये क्वेश्चन मोस्ट आ सकता है, पूछ सकता है कि ABS रबर में प्रयुक्त होने वाली एकल इकाई कौन कौन सी है, आपके सामने लिखी हुई है और इनकी प्रतिशत मात्रा ही पूछ सकता है कि इनकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। इसकी 30 होती है परसेंट, इसकी 20%, इसकी कितनी होती है 50%। इस प्रकार हमें ABS रबर प्राप्त हो जाती है। ये ABS क्या है, रबर है। तो देखिए इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, ABS रबर के उपयोग क्या होते हैं। इसका उपयोग जो है इसका पहला उपयोग है ABS रबर जो होती है सिर्फ पाइप बनाए जाते हैं। यह है पाइप बनाने में, तथा जो वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र जैसे टेप रिकॉर्डर जो होता है, टेप रिकॉर्डर जो होता है या पियानो जो होता है, पियानो जो होता है उसको बनाने में किया जाता है। पहला इसका उपयोग है पाइप बनाए जाते हैं इससे, और कुछ वाद्य यंत्र जो होते हैं, रिकॉर्डर है, पियानो है आदि को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है, जो गोल्फ होता है, गोल्फ एक स्पोर्ट्स होता है, तो बताया था मैंने, गोल्फ के डंडे का अगला सिरा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला सिरा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। गोल्फ के डंडे का अगला सिरा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
मुझे, जो फोर व्हीलर्स जो होती है, मोटर कार की बॉडी बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है। जो फोर व्हीलर वगैरह होती हैं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, जिनकी बॉडी होती है उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एबीएस रबर के क्या है उपयोग? पहला उपयोग है पाइप बनाने में, या फिर वाद्य जैसे रिकॉर्डर या पियानो बनाने में, गोल्फ के डंडे का अगला सिरा बनाने में, मोटर कार की बॉडी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मोटर कार की बॉडी इसी से बनाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए मैंने आपको 3 एग्जांपल बता दिए। कौन कौन से बता दिए? अपना टॉपिक ये चल रहा है संश्लेषण रबर के एग्जांपल चल रहे हैं। पहला एग्जांपल बताया था मैंने आपको ब्यूना एस, जिसे एसबीआर भी अपन बोलते हैं। दूसरा बताया था ब्यूना एन, जिसे अपन एनबीआर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनबीआर। और तीसरा अभी बताया है एबीएस रबर। एबीएस रबर जो होती है वो भी ऐसे ही बनाई जाती है। पहला एग्जांपल बताया था ब्यूना एस, एसबीआर, इसके उपयोग क्या है ये बता देते। दूसरा ब्यूना एन, एनबीआर, इसके उपयोग क्या है ये भी बता देते। एबीएस रबर क्या होती है, कैसे बनाई जाती है और इसके उपयोग क्या होते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया था। अब बात करते हैं चौथे एग्जांपल के बारे में। चौथा जो एग्जांपल है इसका वो है पॉलीब्यूटाडाइन। चौथा जो एग्जांपल है वो है पॉलीब्यूटाडाइन। एग्जांपल नंबर 4 है पॉलीब्यूटाडाइन। देखिए पॉलीब्यूटाडाइन, जब हम ब्यूटाडाइन का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो अपने को पॉलीब्यूटाडाइन प्राप्त होता है। और ब्यूटाडाइन का मतलब किससे होता है? 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन का जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो प्राप्त होता है पॉलीब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर कैसे होती है? देखिए कैसे बनाते हैं इसको। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसके एन का काम ले रहा हूं मैं। अब देखिए इसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, इसको अपन गर्म करते हैं। जब इसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है, तो प्राप्त होता है अपने को पॉलीब्यूटाडाइन। ये पाई बॉन्ड टूटता है, हाफ बॉन्ड यहां पे लग जाता है और हाफ बॉन्ड रह जाता है। ये पाई बॉन्ड टूटता है, हाफ बॉन्ड यहां पे लग जाता है, हाफ बॉन्ड रह जाता है। ये हाफ और ये हाफ पूरा मिलकर यहां पे एक बॉन्ड हो जाता है। प्राप्त होता है सिंगल बॉन्ड CH। ये हाफ बॉन्ड रह गया, सिंगल बॉन्ड रह गया। CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड रह गया। CH2 हाफ का क्या हो गया? यहां पे लगाते हैं अपने। ये ब्यूटाडाइन है, 1,3-ब्यूटाडाइन है, और ये है 1,3-पॉलीब्यूटाडाइन। तो ब्यूटाडाइन के पॉलीमराइजेशन से, जब ब्यूटाडाइन का पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो अपन को प्राप्त होता है पॉलीब्यूटाडाइन। इस प्रकार ये पॉलीब्यूटाडाइन प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। इसके उपयोग क्या होते हैं? इसका पहला जो उपयोग है वो ये है, इसका उपयोग किया जाता है गैसकेट बनाने में। इसका उपयोग गैसकेट तथा वाहनों के कुछ हिस्से बनाने में किया जाता है। हिस्से बनाने में किया जाता है। देखिए इसका पहला जो उपयोग है वो है, इससे गैसकेट बनाए जाते हैं। गैसकेट बनाए जाते हैं, वाहनों के कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं इससे पॉलीब्यूटाडाइन से। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसमें एक नोट है कि
प्राकृतिक रबर के समान ही होता है, यह प्राकृतिक रबर के समान ही होता है, यह प्राकृतिक रबर के समान ही होता है तथा कम तापमान पर, यह कम तापमान पर उपयोगी होता है, कम तापमान पर क्या होता है, उपयोगी होता है। दोबारा सुनिए, यह एज ए नेचुरल रबर जो होती है उसी के समान होता है और यह कम तापमान पर एक यूजफुल होता है, उपयोगी होता है। तो पहला इसका उपयोग था गैसेट बनाए जाते हैं, इससे वाहनों के कुछ हिस्से हैं वो भी बनाए जाते हैं। दूसरा है यह प्राकृतिक रबर के समान ही होता है और यह कम तापमान पर क्या होता है, यूजफुल होता है, उपयोगी होता है। नेक्स्ट ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 4। पांचवा एग्जांपल देखिए, पांचवा एग्जांपल क्या है, पांचवा एग्जांपल है पॉलीआइसो, पांचवा एग्जांपल है पॉलीआइसोब्यूटिलीन, पॉलीआइसोब्यूटिलीन या इसको कहते हैं पॉलीआइसोब्यूटाइलीन, ब्यूटाइलीन, पॉलीआइसोब्यूटिलीन या पॉलीआइसोब्यूटाइलीन भी कह सकते हैं इसको हम। देखिए आइसोब्यूटिलीन का जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है या आइसोब्यूटाइलीन का जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो अपने को प्राप्त होता है पॉलीआइसोब्यूटाइलीन। देखिए रिएक्शन कैसे होती है, आइसोब्यूटिलीन या पहले बता दिया मैंने आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड हो गया है CH2, यहाँ पे क्या है आपका डबल बॉन्ड, ये आपका आइसोब्यूटिलीन है। इसे CH3 को आप यहाँ ना लग के ऊपर भी लिख सकते हो, देखिए CH3, कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है, 2 3 4, यहाँ पे भी 4 हो रही है, यहाँ पे भी 4 हो रही है, यहाँ पे भी 3 हो रही है 4। इसकी एनकाई में काम में ले रहा हूं मैं, ये है आइसोब्यूटिलीन, क्या इसको कह सकते हैं आइसोब्यूटाइलीन। जब इसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है, पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो इसका एक पाई बॉन्ड टूट जाता है, तो पाई बॉन्ड टूटने के पश्चात हाफ बॉन्ड यहाँ, हाफ बॉन्ड यहाँ प्राप्त होता है हाफ C, ऊपर CH3 और नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और हाफ मिलाकर यहाँ पे हैं। ये प्राप्त हो गया अपने को पॉलीआइसोब्यूटिलीन हो गया या पॉलीआइसोब्यूटाइलीन भी कह सकते हैं इसको। देखिए इस प्रकार से रबर प्राप्त हो जाती है, इसका अपन ने पॉलीमराइजेशन किया, प्राप्त हो गया पॉलीआइसोब्यूटिलीन। आइसोब्यूटिलीन का एक संरचना है, आइसोब्यूटिलीन की गैस संरचना। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। इसका पहला जो उपयोग है टायर बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग देखिए टायर बनाने में तथा बॉस्केट बॉल जो होती है, बॉस्केट बॉल की आंतरिक संरचना को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बॉस्केट बॉल की आंतरिक संरचना बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है। पहला उपयोग है टायर बनाने में या बास्केट बॉल की जो आंतरिक संरचना होती है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग होता है इसका उपयोग चिपकाने वाले पदार्थ,
इसका उपयोग चिपकाने वाले पदार्थ जो होते हैं जिन्हें हम आसंजक कहते हैं, चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है या बनाने के लिए जाता है। देखिए पहला इसका उपयोग टायर बनाने में या फिर बास्केटबॉल की आंतरिक संरचना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग चिपकाने वाले पदार्थ जिन्हें एडहेसिव कहते हैं, आसंजक पदार्थ कहते हैं, आदि को बनाने में किया जाता है। ये आपके पॉलीआइसोप्रोपीन में क्या है उपयोग है। नेक्स्ट इसमें एक बात और, ये एकमात्र ऐसा बहुलक है जो लंबे समय तक जो हवा होती है उसको पकड़े रखता है, यानी हवा के लिए, वायु के लिए अभेद्य होता है। देखिए यह बहुलक होता है, यह बहुलक लंबे समय तक या अधिक समय तक हवा को पकड़े रहता है, अर्थात यह हवा के लिए अभेद्य होता है, इसमें हवा को पकड़े रखने की क्षमता होती है अधिक समय तक, इसमें हवा को पकड़े रखने की क्या होती है, क्षमता होती है। यह बहुलक अधिक समय तक हवा को पकड़े रहता है, अर्थात यह हवा के लिए अभेद्य होता है। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, इसके उपयोग है टायर बनाने में या बास्केटबॉल की आंतरिक संरचना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं या आसंजक पदार्थ कहते हैं, उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया आपका पॉलीआइसोब्यूटिलीन। क्या हो गया? पॉलीआइसोब्यूटिलीन। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं एक और एग्जांपल है, उसकी बात तो करते हैं। अगला जो एग्जांपल है वो पॉलीनियोप्रिन है। नेक्स्ट एग्जांपल है पॉलीनियोप्रिन। छठवां एग्जांपल हो गया पॉलीनियोप्रिन। पॉलीनियोप्रिन को हम पॉलीक्लोरोप्रिन भी कहते हैं, पॉलीक्लोरोप्रिन भी अपन इसको कहते हैं। ये भी एक संश्लेषित बहुलक ही है भाई, क्या कृत्रिम बहुलक है। जब नियोप्रिन या क्लोरोप्रिन का पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो अपने को प्राप्त होता है क्या? पॉलीनियोप्रिन या पॉलीक्लोरोप्रिन। यानी कि अब नियोप्रिन क्या होता है, क्लोरोप्रिन क्या होता है? 2-chloro-1,3-butadiene जो होता है वह होता है नियोप्रिन या क्लोरोप्रिन। देखिए इसकी रिएक्शन कैसे होती है? CH2, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CCl, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहां मैं एन का ही काम ले रहा हूं, ये नियोप्रिन है, या इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्रिन। जब इसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो प्राप्त होता है पॉलीनियोप्रिन या पॉलीक्लोरोप्रिन। इसको अपन इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, हाफ बॉन्ड वहां, और ये हाफ और हाफ मिलकर पूरा एक बॉन्ड हो जाता है जो बीच में एडजस्ट हो जाता है। प्राप्त होता है हाफ CH2 सिंगल बॉन्ड CCl, यहां पे हो गया डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और एक हाफ यहां पे लगा दिया अपन ने N। ये आपका कहलाता है क्या? पॉलीनियोप्रिन या पॉलीक्लोरोप्रिन। ये कहलाता है
या इसको बोलते हैं हम पॉली क्लोरोप्रीन, पॉलीनियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन इसको बोला जाता है। इस प्रकार से आपका ये पॉलीनियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन प्राप्त होता है। ये नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन की एक संरचना है। नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन जब करते हैं तो प्राप्त होता है पॉलीनियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन। इस प्रकार ये पॉलीनियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है इसका उपयोग वाहन जो होते हैं, वाहनों के जो पट्टे होते हैं उनको बनाने में किया जाता है, या फिर हॉल जो होते हैं, बड़े बड़े जो हॉल होते हैं जिनमें किसी कोई भी वस्तु जो होती है उसको इकट्ठा किया जाता है, या फिर गैस्केट जो होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसका उपयोग है पहला, इसका पहला उपयोग है इसका उपयोग गैस्केट, वाहनों के पट्टे, हौज आदि बनाने में किया जाता है। हौज बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग गैस्केट, वाहनों के पट्टे, हौज बनाने में किया जाता है। और इसकी एक प्रॉपर्टी और है, यह जो रबर होती है एक ठोस रबर होती है जो कि तेलों के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करती है। यह रबर ठोस रबर होती है, यह ठोस रबर होती है, यह ठोस रबर होती है तथा यह तेलों के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करती है, यह रबर जो होती है ठोस रबर होती है जो कि तेलों के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करती है। इस प्रकार ये आपका पॉलीनियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन का उपयोग हो गया। पहला है गैस्केट या वाहनों पट्टे या गैस्केट या वाहनों के पट्टे या हौज बनाने के लिए जाता है। और नेक्स्ट एक ठोस रबर होती है जो कि तेलों के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करती है। ये आपके संश्लेषित रबर के कुछ एग्जांपल हैं जो समाप्त हो गए हैं। मैंने आपको 5-6 एग्जांपल बता दिए हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक आता है वह आता है औद्योगिक महत्व के कुछ गोलक। अब इसके बाद हम टॉपिक पढ़ाते हैं आपको औद्योगिक महत्व के कुछ गोलक। देखिए औद्योगिक महत्व के कुछ गोलक जो होते हैं उसमें हम आपको पहले पढ़ाएंगे पॉलीथीन। औद्योगिक महत्व के कुछ गोलक में पहला गोलक है पॉलीथीन, जिसके बारे में आपसे चर्चा इसके बारे में आपको सोमवार को बताऊंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।